आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज 9 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के तहत हम देखेंगे टॉप एमसीक्यू प्लस उनके साथ जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। ये जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है, इसके जो इम्पोर्टेंस है ये यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी जितने भी या अदर वनडे एग्जाम जो है उनके लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाले पोर्सन है उसके उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो आप हमारा तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे करंट अफेयर्स प्लस जीएस के जो पोर्सन है उसकी आपको संपूर्ण जानकारी और उस तैयारी होती रहे। तो ये जो इसमें करंट अफेयर्स है, इसमें पहला देखेंगे कि यूएस ओपन जो हुआ है 2025 वाला, यूएस ओपन क्योंकि लास्ट जो 4 इवेंट जो होते हैं टेनिस वाले सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, तो उसमें से लास्ट होता है साल का, तो अभी अगस्त में ही होता है वो। तो इसमें देखेंगे 2025 में आयोजित यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना क्या है। पुरुषों का एकल खिताब कार्लोस अल्कराज स्पेन ने जीता है, या महिलाओं का एकल खिताब आरेना सबालेंका यानी बेलारूस की है वो, इन्होंने जीता है, या ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बाद साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है। ये तो तीसरा तो सही है। ऊपर में कौन कौन से कथन सही है, इसका ऑप्शन जो है ये 1, 2 तीनों कथन सही है। यानी कि जो जीतने वाले हैं इसमें पुरुषों का किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता, ये स्पेन के हैं। उसका जो पुरुष का है उपविजेता कौन है, जेनिक सिनर, ये इटली के रहे हैं। महिला एकल विजेता जो रही आरेना सबालेंका रही है, बेलारूस की है ये। महिला एकल उपविजेता जो है ये अमांडा एनिसिमोवा है, ये यूएसए की है। आयोजन तिथि क्या है, तो 24 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक हुआ था। उसका स्थान कौन सा है, न्यूयॉर्क है, यूएसए में आयोजित किया गया है। कोर्ट का प्रकार ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इस तरीके से सबसे पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद में फ्रेंच है, विंबलडन है, उसके बाद में फिर यूएसए है। तो संस्करण जो इसका 45वां संस्करण है। और शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बाद ये खेला जाता है। अन्य ग्रैंड स्लैम जो 2025 वाले हैं उनको भी देख लेते हैं एक नज़र में। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में जेनिक सिनर, महिला का मेडिसिन कीज हार्ड कोर्ट पर ये भी खेला जाता है। उसका फ्रेंच ओपन जो होता है ये पुरुष कार्लोस अल्कराज ने जीता था, महिला का कोको गॉफ ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और उसके बाद जो विंबलडन है इसका भी पूछा गया है, तो विंबलडन जो है ये जेनिक सिनर ने पुरुष में जीते थे, महिला जो है इगा स्वियाटेक जो है इन्होंने महिलाओं का जीता था। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये एसएससी और इस तरीके के बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है या फिर कौन सा ऐसा है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएसए ओपन है ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर, और जो विंबलडन है वो ग्रास रूट कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है वेनिस फिल्म जो फेस्टिवल हुआ है और ओरिजेंटी सेक्शन के तहत अवार्ड मिला है, भारतीय फिल्म है, तो इसमें पूछा गया है कि 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता को दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। सत्यजीत रे, अनुपर्णा राय हैं, मीरा नायर हैं, शेखर कपूर हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अनुपर्णा राय जो है इनको दिया गया है। ये क्वेश्चन और ऑप्शन जो है इनकी सारी जो भाषा है हिंदी इंग्लिश दोनों दी गई, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो विद्यार्थी हैं दोनों को आराम रहे। तो अनुपर्णा राय को भी दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खास करके वनडे एग्जाम अभी जो आरआरबी का होने वाला है, या एसएससी सीजीएल जो होने वाला है, प्लस यूपीपीसीएस का, तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट मोस्टली है ही। तो इसमें देखेंगे पुरस्कार क्या है, ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इनको दिया गया है। विजेता कौन है, अनुपर्णा राय भारतीय है ये। फिल्म कौन है, सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगेटन ट्रीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगेटन ट्रीज और अनुपर्णा राय जो है ये भारतीय निर्देशक हैं। आयोजन स्थल वेनिस इटली में होता है। पहला आयोजन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। यह दुनिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है। उसके बाद ओरिजोंटी कैटेगरी नए और उभरते हुए फिल्म निर्माताओं के लिए होती है। तो ये एक जो ओरिजोंटी कैटेगरी है किसके लिए होती है, जो नए और उभरते हुए फिल्म निर्माता हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है मेन्स हॉकी एशिया कप जो हुआ है अभी बिहार में खेला गया है। तो ये पूछा गया है क्या, मेन्स हॉकी एशिया कप 2025 में बिहार के राजगीर में आयोजित मेन्स हॉकी एशिया कप का फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता है। तो भारत ने जो हराकर जीता वो किसको, दक्षिण कोरिया को हराया। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। इसमें विजेता कौन रहा है, भारतीय हॉकी टीम रही है, दक्षिण कोरिया को हराया है, वो विजेता रही है। उसका आयोजन स्थल कौन सा है, राजगीर बिहार। जो मेंस हुआ था मतलब फाइनल मैच हुआ है वो कहाँ हुआ है, राजगीर बिहार में हुआ है। और सारे मैच बिहार में ही लगभग खेले गए थे, तो जो फाइनल हुआ वो भी बिहार में हुआ है। संस्करण ये 12वां था। ये एशिया हॉकी कप फाइनल है, तो उसकी बात की जा रही। भारत की ये चौथी जीत है अभी तक की। 2003 में जीता है, 2007 में जीता है, 2017 में भी जीता था, 2025 में, इस बार अभी जो लेटेस्ट जीता है वो 2025 वाला जीता है। यह टूर्नामेंट जो है एफआईएच जो विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता होती है, यानी कि हॉकी विश्व कप 2026 जो है की क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी थी।
तो 2026 में जो विश्व कप हॉकी होगा उसके लिए क्वालिफाइंग जो है, ये एक तरीके से क्वालिफाइंग मैच भी थे। आयोजक कौन होगा, तो एशियन हॉकी फेडरेशन, शुरुआत 1982 में हुई थी। जो एशिया कप हॉकी एशिया कप हुआ है उसका आयोजक कौन है, एशियन हॉकी फेडरेशन है। इसकी शुरुआत 1982 से हुई है। FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबान जो है बेल्जियम और नीदरलैंड होंगे। और अभी जो भारत में एशिया कप हॉकी जो टूर्नामेंट हुआ है उसका आयोजन भारत में किया गया, यानी कि आयोजक जो था वो भारत था। और जो 2026 वाला विश्व कप होगा हॉकी का, उसका जो मेजबान रहेंगे वो बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों रहेंगे। भारत ने केवल एक बार विश्व कप जीता है। जो FIH हॉकी का विश्व कप है भारत ने एक ही बार जीता है, 1975 में, वो भी पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान सबसे सफल रहा है, इसने 4 बार जीता है। उसका पिछला विश्व कप जो होता 2023 में हुआ था, जर्मनी विजेता रहा था, बेल्जियम जो है वो विजेता रहा था, और इसका आयोजन जो है भारत में किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्योंकि भारत ने अभी लेटेस्ट जीता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, इसको PVTGs कहा जाता है। यूपीएससी में इस तरीके क्वेश्चन को भर भर के आते रहते हैं। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल कितने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, जिनकी 2026 की जनगणना में अलग से गणना की जाएगी। तो एक और क्वेश्चन ये बन गया है कि 2026 वाली जो जनगणना है PVTGs को अलग से काउंट किया जाएगा, ये चीज़ इसमें कही गई। तो टोटल वर्तमान में कितने हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 75 जो PVTG है भारत में। परिभाषा क्या है, तो अत्यधिक पिछड़े और कमजोर जनजातीय समूह होते हैं। परिभाषा और भी इसमें, जैसे इनका रहन सहन जो है आदिम तरीके का होता है, कृषि कृषि की जो आरंभिक अवस्था है उसके आधार पर इनका जो हो जीविका पार्जन का जो साधन है कृषि हो, इस तरीके से। फिर वर्तमान संख्या कितनी है, 75 है। और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वर्तमान संख्या दिया था, उसके बाद कहा था कि ये कितने राज्यों में है, तो 18 राज्यों में ये बटे हुए हैं और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा PVTGs है और टोटल कितने 18 राज्यों में है, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 इनकी संख्या है। फिर 2026 की कहा है कि 2026 की जनगणना में इनकी अलग से गणना होगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इनको अलग से काउंट किया जाएगा। कुल आदिवासी जनसंख्या कितनी है, तो भारत में टोटल आदिवासी पॉपुलेशन जो है 8.6% है। दोबारा जो देवर कमीशन बना था ये 1961 में बना था की सिफारिश पर। अलग पहचान के लिए देवर कमीशन बनाया गया था। पहली पहचान कब की गई थी, 1975 में की गई थी। 52 समूह थे, ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा गया था। उसके बाद 2006 में 23 और समूहों को जोड़े गए, नाम बदला गया कि PVTG। जो आदिम जो जनजाति समूह है उनको PVTG भी कहा जाता है। इसमें उदाहरण भी दिया गया है कुछ, जैसे अंडमान में कौन कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगी और सेंटिनलीज हैं। उड़ीसा में बोंडा है, दिडाई है। मध्य प्रदेश में बैगा है, भरिया है, सहारिया है। झारखंड में असुर है, बिरहोर है। तो इस तरीके की जो जनजातियाँ हैं वो PVTG में आती है। टोटल 75 है। इस तरीके क्वेश्चन आ भी सकता है। फिर गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, तो हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया, यानी कि जो पहले थे वो अभी भी है। तो ये इरफान अली जो है, पहले याद होगा मोदी जी जब गुयाना गए थे तो इरफान अली के साथ उनकी फोटो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई थी, क्योंकि भारतीय परंपराओं को गुयाना वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, तो इस वजह से। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, इरफान अली। संक्षिप्त नोटिस में दिया गया है क्या क्या, पुनः निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति इरफान अली हैं। पार्टी का नाम क्या है, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। 65 में से इन्होंने 36 सीटें जीती हैं। पहली बार नियुक्ति इनकी 20 अगस्त 2020 में हुई थी। राजधानी कौन सी है, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है। प्रधानमंत्री कौन है, मार्क फिलिप है। स्थिति क्या है, तो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में, जो साउथ अमेरिका है उसके इधर पर स्थित है ये जो गुयाना है, इस तरीके से। फिर है पड़ोसी देश कौन है, सूरीनाम है, ब्राजील है, वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला इधर पर है, ब्राजील तो ये पूरा है, सूरीनाम इधर पर है। महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। अटलांटिक का इधर प्रशांत महासागर है, इस तरीके से सटा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि टाइफून तबाह आया है। टाइफून लेकर के काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, खास करके जो भारत में चक्रवात आता है उनसे तो ज़्यादा ही आते हैं। हाल ही में चर्चित टाइफून क्या नाम है, इसका तपाह नाम है। किस सागर में आया है, तो टाइफून नाम दिया गया है। पहली चीज़ तो टाइफून किस सागर के ना जो चक्रवात उनको कहा जाता है, इसी से अंदाजा लग जाएगा। तो दक्षिण चाइना सी जो है, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। साउथ चाइना सी में जो टाइफून तपाह है ये आया है। तो जैसे हम देखेंगे कि जो भारत है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उनको चक्रवात कहा जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो आते हैं उनको बिली बिली कहा जाता है। और दक्षिण चीन सागर में जो आते हैं, यानी कि चाइना तट पर खास करके, तो उनको क्या टाइफून कहा जाता है। और जो जो दक्षिण कोरिया वगैरह में आते हैं उनको टाइफू कहा जाता है। तो इस तरीके से नाम जो है, नाम से भी रिलेटेड पूछा जाता है। तो नाम क्या है, टाइफून जो है तपाह आया है। उत्पत्ति कहाँ है, तो दक्षिण चीन सागर यानी कि उत्तरी क्षेत्र में आया है। इसके प्रभावित क्षेत्र चीन, हांगकांग, मकाऊ रहेंगे। ये जो वर्ष का जो है 16वां टाइफून है। तो इस वर्ष जो है 16वां टाइफून ये आ चुका है।
महासागर क्षेत्र क्या है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का भाग है। प्रशांत महासागर जो है ये यूरो एशिया और जो उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका जो है उनके मध्य में फैला हुआ है, तो इसका प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ आया है। इससे पहले के जो टाइफून है काजिकी है, पोडुल है, तो ये तरीके का टाइफून आ चुके हैं। टोटल 16 टाइफून इसमें आ चुके हैं। नेक्स्ट है विश्व की पहली जो mRNA आधारित वैक्सीन है, कैंसर वैक्सीन है, इसका नाम क्या है, एंट्रोमिक्स नाम है। तो विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश द्वारा विकसित की गई है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। mRNA आधारित है, तो ये ऑप्शन जिसका है सी सही हो जाएगा, रशिया द्वारा विकसित की गई है। रशिया, याद होगा आपको जो कोरोना वायरस हुआ था तो उस समय भी रशिया ने ही सबसे पहले अपनी कोरोना वैक्सीन जो है विकसित की थी। स्पुतनिक क्या नाम था उसका, राजपूत ऐसे इस तरीके का नाम था। तो इसमें देखेंगे एंट्रोनॉमिक्स क्या है, तो एंट्रोमिक्स नाम है इसका। विकासकर्ता को रूस है, नेशनल मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजिकल सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। प्रकार क्या है, तो ये mRNA आधारित है। mRNA का एम का मतलब है या मैसेंजर का है, तो RNA तो जानते ही होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, तो mRNA मैसेंजर के आधारित पर यह कैंसर वैक्सीन है। दक्षता क्या है, तो 100% सफलता इसकी बताई जा रही है, 0% साइड इफेक्ट है, यानी कि जो इसकी कैंसर के उपचार में ये 100% कारगर है। प्रारंभिक उपयोग क्या है, तो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए इसका यूज किया गया है। विशेषता क्या है, तो व्यक्ति और कैंसर के प्रकार के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। इसको कार्यप्रणाली क्या है, तो mRNA यानी कि कोशिकाओं को एक प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। शरीर एंटीबॉडी बना करके कैंसर से लड़ता है। देखो मैक्सिमम जो ये बड़ी बीमारियां उनसे लड़ता शरीर है, लेकिन ये जो दवाएं होती हैं क्या करती हैं कि उस लड़ने वाली जो प्रक्रिया है उसको इन्हेंस कर देती हैं, बस यही काम करती हैं। विश्व आत्महत्या रोग दिवस जो है क्या है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये 10 सितंबर। ऑप्शन जो इसका सी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। क्या है, तो उद्देश्य क्या है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। आत्महत्या रोकथाम और जागरूकता पहली बार कब मनाया गया था, 2003 में मनाया गया था। शुरू करने वाले कौन है, IASP जो है 1960 में स्थापित हुआ था। और WHO जो है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO अनुमान किया तो हर साल लगभग 7.27 लाख लोग आत्महत्याएं करते हैं। तो ये जो आत्महत्याओं को रोकने के लिए इसका जो शुरुआत की गई है, तो उसके बाद कितना है, इसका एक आंकड़ा ये भी दिया गया है कि 7.27 लाख लोग जो है आत्महत्याएं करते हैं। थीम क्या है 2024 से 26 के में, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, जो है सुसाइड के लिए नैरेटिव जो है उसको बदलना। नेक्स्ट है 19 नंबर का, 9 नंबर का है विषय, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हरियाणा के सोहना में। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सोहना जो है हरियाणा में किया गया है। इसमें देखेंगे क्या क्या इससे रिलेटेड जानकारी है। उद्घाटनकर्ता कौन है, अश्विनी वैष्णव है, मंत्री जो है। सोहना स्थान कौन सा, हरियाणा का है, सोहना है। निर्माता जापान की TD के कॉर्पोरेशन जो है इसने निर्माण किया है। क्षमता इसकी है 20 करोड़ बैटरी पैक प्रतिवर्ष बनाया जाएगा। यहाँ जो ये जो प्लांट जो उद्घाटित किया गया है, प्रभाव क्या रहेगा, तो भारत की जो 40% जरूरी पूरी करेगा, आयात निर्भरता को कम करेगा। फिर जो योजना है, योजना से जुड़ा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना जो है 2012 में शुरू की गई थी, ये उस योजना का एक भाग के रूप में काम करेगा। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर का, देखेंगे भारत का पहला इंटीग्रेटेड हीट और कूलिंग एक्शन प्लान जो है। इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान जो है इस तरीके खास करके शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी और या जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन या वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो बढ़ता प्रभाव है उसको कम करने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड हीट और कूलिंग एक्शन प्लान कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसको हम देखेंगे जो जयपुर कहाँ लॉन्च किया गया है, ये ऑप्शन बी जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो लॉन्च स्थान कौन सा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उद्देश्य क्या है, तो शहरी हीट आइलैंड की समस्या का समाधान करना है, स्थायी कूलिंग समाधान करना है, इमारतों की हीट जो रेजिलियंस क्षमता है उसको बढ़ावा देना है। उसके बाद में नवीकरणीय ऊर्जा को बेहतर वेंटिलेशन व्यवस्था करना है। इसमें क्या है कि हीट से बचाव और जो कूल रेजिलियंट से जो मतलब ठंडेपन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ें किया जाएगा। जो शहरी हीट आइलैंड की परिकल्पना है कि गर्मियों में जो ये शहर होते हैं वो अपने तापमान से भी गर्म और ज़्यादा गर्मी पैदा कर देते हैं। उसका कारण है वहाँ पर्यावरण यानी कि जो हरित पट्टी है उसका कम विकास होता है, और कंक्रीट की जो एक तरीके से बिल्डिंग है उसकी वजह से हीट की समस्या बढ़ जाती है। तो स्थायी कूलिंग समाधान, उसके बाद इमारतों की हीट रेजिलियंस बढ़ाना, उसका नवीकरणीय ऊर्जा को वह बेहतर वेंटिलेशन की समस्या शहरों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उससे कई सारी
जो गैसें हैं या बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत। ऊर्जा दक्षता और आधुनिक रणनीतियाँ इसके तहत बनाई जाएंगी। पृष्ठभूमि से रिलेटेड क्या है, तो जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है शहरीकरण के कारण, शहरों में तापमान जो वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2024 बताया 2025 जो है 2024 से तो गर्म है ही। ये अभी तक का बताया जा रहा है कि 1903 या लेटेस्ट जो दिया गया है, मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष जो 2025 है। तो हर साल आने वाला, जैसे 2024 जब आया था 2024 सबसे गर्म था, 2025 आया 2025 सबसे गर्म है, और 2026 जब आएगा ये 2025 से गर्म हो जाएगा। उसका कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और जो शहरीकरण में इजाफा हो रहा है, पर्यावरण की क्षति हो रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ये सारी जो कमियां हैं इसकी वजह से ये ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है। तो हमारा ये करंट अफेयर्स का जो आज का लेक्चर था यही तक था। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस लेक्चर को शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।